ये वीडियो आज का ये वीडियो बीपीएससी 72nd बीपीएससी के लिए पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप लोग केयरफुली से वीडियो को देखिएगा, बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो जैसा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखने के बाद, एनालिसिस करने के बाद ये समझ में आ रहा है 71st बीपीएससी के कि जो करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक तो वो थोड़े ज़्यादा पीछे के हैं। जैसे 2025 में हुआ था एग्ज़ाम, 2025 सितंबर में हुआ था 71वीं बीपीएससी का, लेकिन जब वो क्वेश्चन पूछे गए, एक दो ऐसे प्रश्न थे जो 2025 के से रिलेटेड करंट अफेयर से पूछे गए थे, बाकी जितने थे वो 2024 के पूछे गए थे। कुल कहने का मतलब ये है कि जो हमें करंट अफेयर्स तैयार करना है वो हमें 2025 का 25 मिनट से लेके अभी तक 26 तक का अभी तक करना है। एग्ज़ाम जब तक होगा तब तक का करना है। तो इसलिए कुछ डेटाज़ मैंने आप लोगों के लिए लेके लाई हूँ यहाँ पे। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को बहुत केयरफुली देखिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं, एक मिनट, सबसे पहले यहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं कि कुछ क्वेश्चन सबसे पहले रैंकिंग पूछे जाते हैं। अक्सर जो इंडेक्स से या रैंकिंग से क्वेश्चन होते हैं वो जनरली बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं, लेकिन उनको थोड़ा याद करना होता है। और कभी कभी रिपोर्ट्स के साथ आपने देखा होगा क्वेश्चन का जो टाइप होता है वो पूछे जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट है, ये इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है, या फिर कहाँ से पब्लिश तो नहीं पूछी जाती है, लेकिन कॉमन कई ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो कोई ऐसी रिपोर्ट निकालते हैं। या फिर ये पूछा जाता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, या कभी कभी तो पूछा जाता है करंट अफेयर से कि मान लीजिए कोई समिट हुआ, ग्लोबल लेवल पे कोई समिट है, G7 की समिट है, G20 की समिट है, और उसका कभी कभी जगह पूछा स्टेटमेंट में भी दिया जाता है, और कभी कभी जगह पूछा जाता है, और कभी कभी उसके थीम्स भी पूछे जाते हैं। तो थोड़ी सी टेक्निकल ऐसी चीज़ें होती हैं, अदरवाइज़ कोई बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं हो सकता। एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप बहुत डिटेल में फिर से पढ़ के रखेंगे। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये जो है इसकी जो लेटेस्ट अभी जो शायद लेटेस्ट रिपोर्ट 23-24 तक की है, ये आप ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि हर बार बीपीएससी का ये रिकॉर्ड है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, थोड़ा उल्टे पुल्टे घुमा के। उसमें मेन क्या पूछा जाता है, देखिए इस यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें पूछे जाता है सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट पूछा जाता है। कभी कभी उसे दो भागों में बांट दिया जाता है। पहला जो होता है अर्बन पूछा जा सकता है, दूसरा पूछा जा सकता है रूरल में भी बांट दिया जा सकता है। एक और इसकी कैटेगरी बनती है, एक वुमेंस में क्या है और मेंस में क्या है, ठीक है। ये कैटेगरी जनरली नहीं कम पूछा जाता है, लेकिन ये कैटेगरी पूछा जाता है कि कहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। अभी की डेट में अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पे है, अभी रूरल में है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो इस चीज़ को देखेंगे। अब इस अनएम्प्लॉयमेंट के मैंने कुछ डेटा को एक्सट्रैक्ट किया है, अब देखने की कोशिश करते हैं। 2000 अगर मैं 22-23 की बात करूँ, एक देख लेंगे डेटाज को। 2022-23 की अगर मैं बात करती हूँ आपसे, तो ये जो परसेंटेज है जो अनएम्प्लॉयमेंट का, वो 57.9% है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट का अगर जो परसेंटेज दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। और अगर बात करते हैं यहाँ पे 2023-24 की, ठीक है, तो इसमें ये थोड़ा सा बढ़ गया है, ये एक बढ़ोतरी हुई है, 60 के आसपास हुई है। तो इस डेटा को ज़रूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और अगर रूरल एरियाज़ की बात करेंगे तो वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की जो दर है वो 63.7 की दर से बढ़ा है। ये कहाँ बढ़ा है आपको, रूरल एरियाज़ में। और अगर अर्बन की बात करते हैं तो अर्बन एरियाज़ में क्या है, 52% के आसपास ये बढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ हमें बस ये ध्यान रखना है, इतना कितने की दर से बढ़ा है, ये बढ़ा है, दर है, एग्जैक्ट नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट, ये दर है इसकी, ठीक है। तो इसको बस ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यूएनडीपी बहुत कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी मैं नाम यहाँ पे आपको मेंशन करती हूँ, एक्स्ट्रा मैं चीज़ें बता रही हूँ, वहाँ पे आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले यूएनडीपी के जितने आपको वो होता है रिपोर्ट्स होती हैं वो एक बार आप ज़रूर देख लेंगे। वैसे मैं कराऊंगी, सारी रिपोर्ट्स कराऊंगी, उनकी रैंकिंग कराऊंगी, इंडेक्स कराऊंगी, और वो मेजर्स करने जितने वो मापते हैं, मेजर्स करते हैं, उनके क्राइटेरिया क्या है। अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता है तो क्राइटेरिया पूछा जाता है, यहाँ से कौन कौन सी रिपोर्ट्स आती हैं, ठीक है। उसके बाद यूएनईपी बहुत इम्पॉर्टेंट है, यूएनईपी, ठीक है। यूएनईपी हो गया। उसके बाद कुछ ऑर्गेनाइजेशन और मैं लेती हूँ, जैसे G7, 8 तो अब नहीं है, G7 से पूछा जा सकता है, G20 से पूछा जा सकता है। SCO क्या है, संघाई कोऑपरेशन है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। NATO से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। EU से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंडिया और EU का जो ट्रेड डील है वर्सेस EU का जो ट्रेड डील है उसको ध्यान रखेंगे, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखना है इसको। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मदर ऑफ ऑल ट्रेड्स, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे किसका सरप्लस में है और कितना ट्रेड होता है, और 2025 की स्थिति क्या है, ट्रेड का कितना परसेंट है, किसके फेवर में है, बैलेंस ऑफ पेमेंट किसके फेवर में है, इंडिया के फेवर में है या EU के फेवर में, ये देखना है। इनसे क्या पूछा जाता है, इनके प्लेसेस पूछे जाते हैं, कहाँ पे ये समिट्स हुए थे, ठीक है, ये ज़रूर पूछा जाता है। कभी कभी इसके थीम भी पूछे जाते हैं, और अगर कोई बहुत बड़ा माइलस्टोन डिसीज़न लिया गया है, ठीक है, तो वो डिसीज़न पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, ध्यान रखेंगे। यूएनईपी में क्या है सबसे ज़रूरी कि लास्ट जो क्लाइमेट अगर समिट हुआ, इससे रिलेटेड क्या हो सकता है, क्लाइमेट समिट जो हुआ वो बाकू में हुआ था, ठीक है, तो 2024 में बाकू में हुआ है, तो बाकू में हुआ है वो, लेकिन उसका हो सकता है आपसे थीम पूछा जाए, या ऐसी कोई इस कन्वेंशन में जो कोई डिसीज़न लिया गया है उससे भी लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया है। तो डिसीज़न से ज़रूर देखेंगे कि कोई बहुत बड़ा डिसीजन अगर ग्लोबल लेवल पे लिया गया है, कुछ फंडिंग के डिसीजन है, कुछ कार्बन, इसमें क्या होता है आपको कार्बन एमिशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कार्बन नेट की जो संभावना वो है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कम कार्बन नेट, कार्बन ज़ीरो, ठीक है, कार्बन ज़ीरो इंडिया का कब तक है, 2047 तक क्या है टारगेट, ये भी देखना है। 2030 तक इंडिया का क्या है गोल, ये भी हमें देखना है। यूएनडीपी की रिपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके जितने रिपोर्ट्स होंगे, यूएन भी वैसे इंपॉर्टेंट है लेकिन इसके जितने रिपोर्ट्स हैं मैं कराऊंगी आपको। नेटो से क्वेश्चन ये पूछा नहीं जाएगा क्योंकि ये यूपीएससी का क्वेश्चन हो जाता है कि कौन कौन से मेंबर्स हैं, नहीं है। हाँ, नेटो से ये क्वेश्चन इससे ये पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा फंडिंग सबसे ज़्यादा कौन करता है, यहाँ ये क्वेश्चन हो सकता है। या नाटो के आर्टिकल्स पूछे जाते हैं। आर्टिकल 5 आपको पता है क्या है? आर्टिकल 5 है कि अगर नाटो के किसी एक मेंबर पर अटैक किसी अन्य देश द्वारा किया जाता है जो आउट ऑफ नाटो हो, तो वो नाटो के सारे मेंबर्स के ऊपर कलेक्टिव अटैक माना जाएगा और सारे मेंबर्स एकजुट होकर उस अटैक का, उस कार्रवाई का जवाब देंगे। ये है आर्टिकल 5, नाटो का आर्टिकल 5, ठीक है। तो यहाँ से देखें रखें। ईयू को ज़रूर देखेंगे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। सबसे पहले ईयू में कितने देश है ज़रूर पूछे जा सकते हैं। कंट्रीज़ कितने हैं ईयू में, कौन कौन निकल गया? 3 निकल चुके थे, स्वीडन, डेनमार्क एंड यूके, शायद ये 3 निकल चुके थे। अभी इनकी संख्या क्या है? इनकी संख्या तो अभी नाटो में तो 32 है इसकी। उसके बाद ये देखेंगे। उसके बाद आपको IAEA देखना है। एक और ऑर्गेनाइजेशन है IAEA। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। इसका कहाँ पे है? वियना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना, ठीक है। ऑस्ट्रिया में है ये वियना, ऑस्ट्रिया में वियना है। तो यहाँ से आपको हेडक्वार्टर से क्वेश्चन यहाँ पूछे जा सकता है क्योंकि IAEA भी बहुत ज़रूरी है। अब अगर देखते हैं ईरान वॉर में देखते हैं तो IAEA की क्या क्या इसके रोल हो सकते हैं, ये क्या क्या एक्शन ले सकता है, ये ज़रूर देख लेंगे। रोल देख लेंगे और इसके राइट्स देख लेंगे, ठीक है। और यहाँ तक एक और न्यूज़ है कि जो वेनेजुएला में इनरिच्ड यूरेनियम पड़े हुए थे, बहुत बड़ा स्टॉक एक पड़ा हुआ था, तो UK, USA
IAEA की टीम और एक एटॉमिक एनर्जी की टीम है US की, वो चारों मिलके वहाँ से गए और चारों की देख रेख में यहाँ से अमेरिका को दिया गया वहाँ से यूरेनियम, और वो अपने सेफली अपने कंट्री में लेके जाते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी नहीं है, कहने का मतलब कि IAEA का रोल क्या होता है, इसको बहुत ज़्यादा ज़रा जानना भी ज़रूरी है। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ। एक तो एक सॉल्ट समझौता है, ये 2026 में ये समाप्त हो रहा है। ये है, जिसके दो पार्ट हैं, एक 1972 में आया, एक 1979 में आया। ये जो है ये US प्लस USSR, क्योंकि इस समय तक USSR था, अभी रशिया है, तो USSR के बीच में ये समझौता था, डील था कि दोनों को कैसे अपने वेपन्स पे लगाम लगाना है, वेपन्स को नहीं बढ़ाना है, इस पे था। लेकिन ये जब ख़त्म होने इसी साल ख़त्म हो रहा है। दूसरा जो होता है CTBT, इससे ज़रूर देख लेंगे। CTBT कब आया आपको? 1996, ठीक है। NPT ये कब आया? ये वैसे तो आया 1978 के बाद, लेकिन इसको 1979 माना जाता है, ठीक है, इसी समय। ये ज़रूर देख लेंगे इन दोनों में क्या प्रोविज़न है। और इंडिया जो है इसमें 3 देश नहीं है, 3 देश जो इसके सिग्नेटरी नहीं है वो है। बता रही हूँ मैं क्यों, कि इसमें इंडिया, इज़राइल और पाकिस्तान नहीं, और सूडान दोनों हो गया, नॉर्थ एंड साउथ सूडान, दोनों सूडान, ठीक है। ये जो देश हैं इसके सिग्नेटरी मेंबर नहीं है। इंडिया का सिंपल आर्गूमेंट है कि आप लोगों ने, डेवलप्ड कंट्री ने, जिन्होंने इसको CTBT को लाया, आप लोगों ने पहले टेस्ट भी कर लिया, अपने जितनी डेवलपमेंट के लिए जितनी ज़रूरी है न्यूक्लियर जितनी सामग्री वो आपके पास है ऑलरेडी, सब कुछ, वेपन्स भी है, सब कुछ है। और जब हमें अपने आप को विकसित करने का समय आया, क्योंकि हम सेल्फ डिफेंस के लिए, इंडिया कहता है कि जो भी अगर मैं न्यूक्लियर टेस्ट भी करता हूँ तो सेल्फ डिफेंस के लिए करता हूँ, फर्स्ट वॉर की हमारी पॉलिसी नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने, इंडिया का कहना है कि डेवलप्ड कंट्री ने खुद को तैयार कर लिया, टेस्ट भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, और जब हमें अपने खुद को एम्पावर करने की जब स्थिति है, समय आया है, तब हमसे कहा जाता है कि आप इस पे सिग्नेचर कीजिए। और सिग्नेचर का मतलब है बाध्यता। हम तो ना तो न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो ये CTBT ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ज़रूर देख लेंगे, ये भी ज़रूरी है। इस वैसे मैं सारी चीज़ें अभी कराऊंगी, जब मुझे जो चीज़ें याद आती जाएंगी मैं आपको सारी चीज़ें वो कराती जाऊंगी। और प्लीज़ जो लोग भी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करते रहिएगा। आप कमेंट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मुझे भी लगेगा। और आप लोगों ने देखा होगा, मैंने अपनी वीडियो में बताया कि कितनी मैंने UPSC के लिए जो एरियाज़ बताए उससे कितने क्वेश्चन आए हैं। तो इसलिए प्लीज़ एक बार ट्रस्ट करके देखिए। अभी एनालिसिस में आज या कल अपलोड करूँगी उसकी वीडियो, ठीक है। अब एक और है कि UNDP की एक रिपोर्ट आई है। HDI इंडेक्स किसकी है? UNDP की है। UNDP की HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसकी रैंकिंग इंडिया की पूछी जाती है हर बार। लगभग ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट तय है, ठीक है। शायद 130, लास्ट टाइम 130 रैंक था इंडिया का, देख लीजिए, ठीक है। उसमें कौन कौन सा कथन सही है? भारत का रैंक जो था 2023 में ये था, ये ध्यान रखेंगे, 130। उसके बाद देखेंगे कि सूडान जो है वो सबसे कम स्कोर करने वाला देश था। सूडान की जो रैंकिंग थी आउट ऑफ 193 कंट्रीज़, ये सबसे टॉप पे है सूडान, ध्यान रखेंगे, मतलब फर्स्ट पे सूडान बना हुआ है। इसके कारण है वहाँ 2 रेबेलियन ग्रुप हैं और दारफुर संकट जो है 2 भागों में डिवाइड हो गया, रेबेलियंस ग्रुप और वहाँ के मिलिट्री ग्रुप में हमेशा कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। प्लस एक और रिपोर्ट आई है, UN की रिपोर्ट है, शायद UN की, जिसमें ये माना गया है कि विश्व की सबसे बड़ी मानवीय संकट यहाँ के सूडान के संकट को माना गया। तो ये ध्यान रखेंगे इस स्टेटमेंट को आप, ठीक है। कहीं आपको जैसे ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड अगर क्वेश्चन लिखना है, या फिर आप जैसे ही देखेंगे क्लाइमेट से रिलेटेड, क्योंकि क्लाइमेट का भी यहाँ बहुत बड़ा प्रभाव है। डेजर्ट एरिया है, सहारा के अंतर्गत ये आता है, तो ये भी है। और कन्फ्लिक्ट जो है वो सूखे की बहुत ज़्यादा स्थिति है। UN की पीस कीपिंग फोर्स और जितनी UN की ह्यूमैनिटेरियन
जितने भी वहाँ पे असिस्टेंस होता है वो भी भेजा जाता है समय समय पे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है अभी भी वर्ल्ड वाइड। हालांकि हम हमेशा सुनते हैं वॉर की स्थिति कहाँ कहाँ है, लेकिन ये भी किसी वॉर से कम नहीं है, ठीक है। तो हमेशा सूडान को टॉप पे रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब जो एक वो आया है, इसकी रिपोर्ट जो है, ठीक है, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, उसका जो थीम है मानव विकास को आगे बढ़ाने के लिए, इसका जो थीम है मानव विकास को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करना। ध्यान रखें, मानव विकास डिजिटल प्लेटफॉर्म का विकास। देखिए बहुत ट्रिकी यूपीएससी थोड़ा अलग है, वो थोड़ा नहीं कॉम्प्लिकेटेड होता है। अदरवाइज जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं ना, आपने अगर प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटजी के साथ सही प्रिपरेशन कर ली, यकीन मानिए, पीटी हो या मेंस, यकीन मानिए मतलब आप बिल्कुल सक्सेस के करीब पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरत है कि क्या पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमेशा देखते रहें और क्या पढ़ना है, ठीक है। एक और चीज़ है, यूएनडीपी की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया कि 2025 में मानव विकास की वैश्विक जो ग्लोबल स्पीड है में उसमें गिरावट आ रही है। ये तो आप लोग को खुद समझ जाएंगे। 2025 की अगर रिपोर्ट की बात करते हैं तो यूएनडीपी की रिपोर्ट में ये खुलासा किया गया है कि मानवीय जो प्रगति होती है, मानव विकास की जो दर होती है, वो 2025 में घटी है। 2025 में बहुत सारे जगहों पे कन्फ्लिक्ट है। अभी तो अगर 26 की रिपोर्ट आएगी उसमें और ज़्यादा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में तो 28 फरवरी से शुरू हो गया था वॉर, तो उसमें भी और भी स्थिति है। लेबनान में अभी तबाही मची हुई, तो बहुत सारी चीज़ें अभी रिपोर्ट आनी बाकी है। और ये भी बताया गया कि ख़ास तौर पर दक्षिण एशिया में यह गिरावट अधिक है। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत और जो नेबर्स कंट्री हैं इसमें गिरावट की दर ज़्यादा है, लेकिन भारत अपवाद है, ये ध्यान रखेंगे, स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। भारत में ये उतनी स्थिति ख़राब नहीं है जितनी अन्य दक्षिण एशियाई देशों में है, या फिर अगर विश्व के अन्य देशों की बात करें तो, ठीक है। यहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट में निरंतर प्रगति देखी जा रही है। भारत ने न केवल स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार किया है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ बताया गया है कि एआई के क्षेत्र के जरिए समावेशी और स्थायी विकास का मार्ग भी प्रशस्त किया गया है। जो समावेशी जो विकास क्या होता है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या होता है कि विकास का वैसा क्या कर सकते हैं, वैसा तरीका या वैसा प्रोसेस जिसमें समाज के सभी वर्गों को बराबर तौर से उनसे जोड़ा जा सके उस विकास से, और उनको बराबर फ़ायदा मिल सके, समाज के हर वर्ग को। उसको हम क्या कहते हैं, समावेशी विकास। समावेशित करते हैं सारे वर्ग को, चाहे वो वल्नरेबल सेक्शन हो या फिर आपको किसी ये फिजिकली चैलेंज्ड हो, या फिर आपको जितने वृद्ध लोग होते हैं उनसे ओल्ड एज के लोग होते हैं, सबके लिए बराबर हो। अस्थायी विकास का मतलब होता है यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वैसा जो हमारी इस पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरी करने के बाद भी इतनी बची रहे, हमारे संसाधन इतनी बचे रहे कि आगे वाली जनरेशन को भी वो उन संसाधनों का उपयोग करने के लिए उनके पास वो सारे रिसोर्सेज हो अवेलेबल, ठीक है। तो इसको कहते हैं। अब थीम क्या है, यूएनडीपी की जो थीम है इस ईयर, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। और आज मैं बहुत ज़्यादा नहीं कराऊंगी, क्योंकि आप लोग जब ज़्यादा देखना शुरू करेंगे तो मैं 2-2, 3-3 वीडियो में ये बता सकती हूँ कि उस दिन आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में मेरी चीज़ों को याद कर रहे होंगे। अभी मैं कोई भी दावा नहीं कर सकती, मैं कोई ब्रांड नहीं हूँ, तो दावा करना भी बेकार है। तो ठीक है, इसका जो थीम है इस बार यूएनडीपी का, वो ध्यान रखेंगे, पूरा नहीं करना। अगर कोई बहुत बड़ा थीम है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि उस थीम को कुछ लेटेस्ट मतलब उसके याद करके छोड़ देने हैं, ठीक है। इतना अगर आपने याद कर लिया, मैटर ऑफ चॉइस, ठीक है, पीपल एंड पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ एआई, लास्ट में एआई याद रखना है, बस ये करना है। इस बार एआई बेस्ट है यूएनडीपी की, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अब मेंस में भी क्वेश्चन है कि अगर बीपीएससी की बात करूं तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि
एआई का हमारी कृषि क्षेत्र या स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ठीक है, या एजुकेशन के क्षेत्र में क्या क्या योगदान है, या उसकी संभावना भविष्य में कैसी होती है, और चुनौतियाँ क्या क्या आती हैं, और गवर्नमेंट की तैयारी या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम्स, एआई से रिलेटेड या डिजिटल प्लेटफॉर्म से रिलेटेड प्रोग्राम्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। अब भारत की जो रैंकिंग मैंने बताया 130 था, ठीक है। अब 130 का मतलब कि भारत जो है मध्यम से, इसको ध्यान रखना है, यहाँ से पूछा जा सकता है, मध्यम से उच्च विकास की ओर अग्रसर है। ये एक ज़रूरी है। पहली बार ऐसा शायद दिख रहा है कि बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं सिर्फ रैंकिंग के में, और बहुत सारे पैरामीटर्स पे ये बताया गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि 1990 के बाद भारत के एसडीआई में 53% की वृद्धि हुई है। 1990 जब ये एसडीआई के संकल्पना आई थी, वहाँ से अभी तक हम अगर देखते हैं तो 53% की वृद्धि की गई है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया के। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, दूसरी बात, एक और रैंकिंग है, भारत ग्लोबल एआई जो रैंकिंग है, समिट भी भारत में हुआ था, ग्लोबल समिट, एआई रैंकिंग में शीर्ष 10 स्थान में पाने वाला एकमात्र मध्यम आय वाला देश है। हमने कहा मैंने कि मध्यम से उच्च की ओर अग्रसर, अभी उच्च में आया नहीं है, तो मध्यम कैटेगरी में जो मिडिल इनकम वाले कंट्रीज़ हैं, उनमें जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं उनमें भारत का स्थान है। मतलब भारत जो टॉप 10 एआई के ग्लोबली कंट्रीज़ हैं जो रैंकिंग वाले, उनमें भारत एकमात्र है जो मध्यम आय वाला है और उस रैंकिंग में जगह पाई है। कहने का मतलब है कि एआई को बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा भी और पब्लिक के द्वारा भी बहुत ज़्यादा उसको सीरियसली लिया जा रहा है, उस पर बहुत काम किया जा रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आने वाला टाइम, फ्यूचर जो होने वाला है वो एआई बेस्ड होने वाला है। ठीक है, और 20% जो इंडिया से वो एआई में अभी कार्यरत है। एआई में जो काम करने वाले वर्कफोर्स हैं, स्किल्ड वर्कफोर्स की मैं बात कर रही हूँ। अगर दोनों वर्कफोर्स होते हैं, स्किल्ड की मैं बात करूँ, हमारे इंडिया के 85% जो एम्प्लॉयमेंट है, आपको पता होना चाहिए, वो अनस्किल्ड है, अनौपचारिक कह सकते हैं। ठीक है, तो उनकी जो बहुत सारी समस्याएं हैं, उनकी बीमा की समस्याएं हैं, स्वास्थ्य, बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। और कुछ चीज़ों पे मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाली, मोस्ट प्रोबेबली कल मेरी एक वीडियो आएगी इस वीडियो के बाद, जिस पे मैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे सारे पैरामीटर्स पे बात करूँगी। अनएम्प्लॉयमेंट को मैं कल बहुत अच्छे से कवर करने वाली हूँ, क्योंकि एक बहुत ही जटिल ये टॉपिक होता है। अनएम्प्लॉयमेंट होता है, पॉवर्टी तो बहुत नहीं है जटिल, कितने तरीके का इंडिया में जो जनरली होता है 6 तरीके का है, सबसे ज़्यादा किसमें होता है, ठीक है, कृषि क्षेत्र में कौन सा है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी। लेकिन जो मेन चीज़ें हैं ये मैं यहाँ से डिस्कस, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कब कब इसको, और एसडीआई, इस पर कल मैं अच्छे से डिस्कस करूँगी। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, इंडिया की बायो इकोनॉमी की जितनी हमारे पास जितने ग्रीन रिसोर्सेज हैं, ठीक है, बायो इकोनॉमी उन्हीं को एस्टिमेट किया जाता है। जितने पेड़ पौधे, ग्रीन रिसोर्सेज हम जितने नेचुरल कह सकते हैं, उनकी जो वैल्यू एक एस्टिमेट की जाती है, वैल्यू एस्टिमेशन होता है, उसको जो लगाया गया। इंडिया की बायो इकोनॉमी 2025 में, इंडिया की जो बायो इकोनॉमी है, यहाँ से क्वेश्चन अब पूछे जाएंगे हर एग्ज़ाम में। इसका जो वैल्यूएशन हुआ है 2025 में, ये जो हुआ है 29.6 बिलियन डॉलर, ठीक है, से बढ़कर, ये पहले था, से बढ़कर जो अभी हो गया है, जो पहले था अभी 2025 में जो हो गया है, वो आपको हो गया है 195.3 बिलियन डॉलर। अब ये डेटा हो सकता है पूछा जाए, 2025 का ये डेटा है, इंडिया की जो बायो इकोनॉमी है वो कितनी बड़ी है, ये ज़रूर आपसे हो सकता है। अब देखिए, इसी फील्ड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है, बायोफ्यूल। और एक और चीज़, मैं बायोफ्यूल आपको 6 जनरेशन की बायोफ्यूल होती है, इस पर मैं आपसे डिस्कस करूँगी। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए,
और उसके अलावा भी मैं बहुत कुछ अभी बताने वाली हूँ। और मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ दावे के साथ कि जिस दिन एग्ज़ामिनेशन हॉल में होंगे, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, आप मेरे कॉन्सेप्ट को अगर याद कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, तो आप मेरे कॉन्सेप्ट को भूलेंगे नहीं और आप सक्सेस के बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे। इतना मैं ज़रूर कहती हूँ, लेकिन सीरियसली देखिए, उस पर काम कीजिए। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।